तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा परपेट्रेटर नाम की एक फिल्म को जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट जो है ना वो काफी हटके है, काफी डिफरेंट है, आपको भी काफी मजा आएगा। हो सकता है शुरुआत में आपको काफी चीजें अजीब लगेंगी लेकिन एंड में आकर सारी चीज सेंस बनाती हैं। मतलब कि ऐसा होता है सारी नदियां मिलके एक साथ सागर बना देती हैं, बिल्कुल वैसा ही एंड में होने वाला है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेनिफर रीडर ने। और परपेट्रेटर मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही खतरनाक और ब्रूटल होता है, और इस फिल्म के अंदर ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल इंसान नहीं होंगे बल्कि सुपर नेचुरल चीज होंगी जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है और हम एक लड़की को रात में घर जाते हुए देख पाते हैं जिसका कोई पीछा कर रहा था। लेकिन जब वो व्यक्ति उसके पास आता है तो वो उसे पहले से ही जानती थी। और अब सीन शिफ्ट होने पर हम देखते हैं कि वो किसी रूम में कैद है और एक मास्क पहना हुआ व्यक्ति उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट जैसी कोई चीज कर रहा था। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है, जिसके बाद में हम जॉन क्विल या फिर जॉनी नाम की एक 17 साल की लड़की को देखते हैं जो कि एक घर के अंदर कूदकर बहुत सारा सामान चुरा रही होती है। अब उसने उस घर के अंदर से जो कुछ चुराया था वो उसको बेचने निकल जाती है अपने उस रेगुलर आदमी को जिसको वो हमेशा सामान बेचा करती थी। लेकिन वहां पर उससे उसकी थोड़ी बहुत बहस हो जाती है जिसके चलते वो उसको पंच कर देता है और इससे उसकी नोज ब्लीड करने लगती है और वो पैदल ही घर जाने लगती है। अब रास्ते में उसकी नाक से खून तो निकल ही रहा था लेकिन स्ट्रेंजली हम उसके पास खून को देखते हैं जो कि जमीन से निकल रहा था और बढ़ता ही जा रहा था, उसको फॉलो कर रहा था। लेकिन कैसे और क्यों, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। यानी कि यहाँ पर अभी काफी सारी चीजें अनयूजुअल तरह से हो रही थी जिनके जवाब हमको अंत में मिलेंगे। खैर वो घर आ जाती है जहाँ पर वो अपने पिता जीन के साथ में रहा करती थी और वो उनको पैसे दे देती है क्योंकि उन्हें अभी रेंट पे करना था, तो इसलिए उसने चोरी करी थी। और अपनी छोटी बड़ी नीड्स को पूरा करने के लिए वो ऐसी ही छोटी मोटी चोरियां करती रहती थी। अब वो अपने रूम में चली जाती है और जीन वॉशरूम जाता है जहाँ पर उसका फेस चेंज हो जाता है, ग्लिच सा होता हुआ दिखाई देता है जैसे वो चेंज होकर कोई और ही फेस हो रहा हो। और इससे वो थोड़ा सा परेशान भी होता है और गिरकर वहीं बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर जॉनी आती है और उनको संभालती है और जीन की ये दिक्कत काफी पहले से है तो इससे वो दोनों ही यूज्ड टू हो चुके हैं। और यहाँ पर हमको एक बात और पता चलती है कि जॉनी की माँ उसको बहुत पहले ही छोड़कर जा चुकी हैं। कहाँ पर गई, क्यों गई, ये वो नहीं जानती और जीन भी इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करता। और वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा मिस करती है जिनसे वो कैसे भी कभी ना कभी तो मिलना चाहती है। खैर अब वो दोनों ही बैठकर टीवी देख रहे होते हैं और स्ट्रेंजली उन दोनों की एक ही साथ नोज ब्लीड करने लगती है। अब जीन हिल्डी नाम की एक लेडी से बात करता है और जॉनी के बारे में बोलता है कि वो अब और ये सब नहीं कर सकता और उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ वो क्या करे। और अब वो 18 की होने वाली है जिसका मतलब हिल्डी समझ ही सकती है कि आगे चलकर क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना है क्योंकि वो खुद पर काबू नहीं कर पा रहा है। वो कहता है कि हिल्डी उसकी मदद करे, जिस पर वो पूछती है कि जॉनी क्या जानती है, जिस पर वो बताता है कि उसे कुछ नहीं पता, बस वो अपनी माँ के बारे में पूछती रहती है और उसने ये बताकर रखा हुआ है कि वो मिसिंग हो गई थी। और अब हिल्डी कहती है कि वो जॉनी को उसके पास भेज दे और वो खुद को संभाले। अब अगले सीन में जॉनी हिल्डी के पास रहने के लिए आ जाती है और वो दोनों बातें करती हैं। और यहाँ पर हिल्डी अपने दांतों से कुछ करती है और स्ट्रेंजली जॉनी की जीभ कट जाती है। अब अगले दिन उसका एक स्कूल में एडमिशन हो जाता है जहाँ पर काउंसलर मार्सी उससे थोड़ा बहुत हेल्थ क्वेश्चंस करती है, थोड़ा बहुत चेकअप करती है और थोड़े बहुत सवाल करती है। यहाँ पर वो एक चीज और नोटिस करती है कि जॉनी की आई साइट बहुत ही ज्यादा अच्छी है और उसका हार्ट काफी मरमरिंग करता है, जैसे कि उसके अंदर 2 या फिर उससे भी ज्यादा दिल हों। खैर अब इन सभी सवालों के साथ उसका एडमिशन हो जाता है और उसकी बार बार नोज ब्लीड करती भी रहती है। अब वो लॉकर रूम में जाती है जहां से वो फिर से थोड़ा बहुत सामान चुरा लेती है क्योंकि पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं छूटती। खैर इसके बाद वो कॉरिडोर में जाती है जहां पर वो स्कूल गर्ल्स के एक ग्रुप के डांस को प्रैक्टिस करता हुआ देखती है। तभी वहां पर कर्क नाम का एक लड़का आता है जो कि उससे ये कहता है कि वो अवाइवा नाम की एक लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जॉनी को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि ना तो वो उसको जानती थी और ना ही उसे ये सब पसंद आ रहा था, तो वो उसको इग्नोर करके वहां से निकल जाती है। खैर अब वो वॉशरूम में जाकर स्मोक कर रही होती है जहां पर एक लड़की इलेक्ट्रा आती है और वो दोनों आपस में थोड़ी बहुत बात करती हैं। खैर छुट्टी के बाद हिल्डी उसे घर लेकर आती है और वो वॉशरूम जाती है तो सडनली उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। उसको अजीब से विजन्स आते हैं जैसे वो खून के पूल में डूब रही हो, जिससे वो थोड़ी परेशान होती है। तभी हिल्डी उसके पास आती है और वो उसे अपनी परेशानी बताती है। और अब हिल्डी फ्लोर पर पड़े हुए उसके खून को टच करती है और स्ट्रेंजली वो ब्लड ड्रॉप किसी पोर्टल की तरह एक्ट करता है और हम उसे एक तरह से उसी ब्लड पूल में जाता देखते हैं। और अब वो उसे कहती है कि उसे यहीं पर आना था।
अगले दिन हम स्कूल के प्रिंसिपल बर्क को देखते हैं, जो कि सभी लड़कियों को ग्रीट करता है और कहता है कि उसकी भी उनकी ही एज की एक बेटी होती और उन्हें प्रोटेक्ट करने की वो कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वो सर्वाइवल ट्रेनिंग और गेम्स भी कराता रहता है। और ऐसा ही एक गेम आज भी होने वाला है जिसके अंदर उन्हें छुपना पड़ेगा और अगर वो उसको मिल गई तो वो मारी जाएंगी, मींस वो उस गेम में फेल हो जाएंगी, जो उनकी रिपोर्ट पर भी मेंशन होगा। अब यहाँ पर जॉनी भी थी, जो कि शिवरिंग कर रही होती है, साथ ही साथ उसके मुंह से भी थोड़ा सा खून आता है, लेकिन अभी कोई उस पर ध्यान नहीं देता। अब इस खेल में 3 लड़कियों समेत जॉनी फेल हो जाती है, जिस पर वो लड़कियां काफी गुस्सा करती हैं और वो कहती हैं कि वो उस रिपोर्ट को चुरा कर बदल देंगी, जिससे उनके घर वालों को सही रिपोर्ट ना मिले और उन्हें पनिशमेंट भी ना मिले, जिसके बदले में वो लोग उसे पैसे दे दें, जिस पर वो एग्री हो जाती है। अब वो घर आती है जहाँ पर उसका चुराया हुआ सामान हिल्डी के पास था और वो कहती है कि ये उसने जो किया है वो बहुत ही स्टूपिड और सेल्फिश है और उसके जैसी लड़की का स्टूपिड और सेल्फिश होना सही नहीं, और अभी के लिए वो इसमें से कोई भी एक चीज खा ले और मजबूरी में वो लिपस्टिक खा लेती है और अपने रूम में आकर चिल्लाने लगती है। लेकिन स्ट्रेंजली हम ये देखते हैं कि हिल्डी उसका लिपस्टिक खाना भी फील कर पा रही है और उसके गुस्से में चिल्लाने को भी फील कर पा रही थी, इवन खुद उसके जैसे ही सेम टाइम पर चिल्ला भी रही थी। यानी कि अभी तक मूवी काफी ज्यादा अजीब चल रही है, लेकिन साथ ही साथ काफी सस्पेंसफुल भी है। खैर अगले दिन वो स्कूल जाती है जहाँ पर वो उन 3 लड़कियों के साथ ही बैठी हुई थी, जो कि आखिरी डे उसके साथ फेल हुई थी, और वो लोग रिसेंट टाइम्स में मिसिंग हुई गर्ल्स के बारे में बात करती हैं। अभी कुछ लड़कियां सडनली गायब हो गई, जिनके बारे में कोई क्लू तक नहीं मिला, और वो इसी स्कूल की लड़कियां थी जहां पर कईयों का ये मानना है कि वो खुद से ही कहीं चली गई होंगी और ठीक होंगी, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा नहीं मानते। खैर अब रिपोर्ट ठीक करने के बदले पैसे लेकर वो घर आती है और आज उसका बर्थडे है, तो हिल्डी ने उसके लिए केक बनाया हुआ था जिसको वो नहीं खाती और अपने रूम में चली जाती है और हम हिल्डी को वो केक खाते हुए देखते हैं तो उसमें भी खून था। एंड ट्रस्ट मी, हम यहाँ पर बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। खैर अब वो अपने रूम से बाहर आकर केक खाती है तो उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं और वो खून बढ़ता जाता है। वो घर से बाहर जाती है और उसे घबराहट होने लगती है, अजीब अजीब से विजन्स आते हैं और आवाजें सुनाई देती हैं और वो खुद अपने खून को नोटिस करती है जमीन पर, जिसे टच करने पर वो किसी पोर्टल की तरह काम करता है, जिसकी दूसरी साइड एक इन्फिनिटी पूल है। खैर अब अगले सीन में वो हिल्डी के साथ थी और केक के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि वो एक ओल्ड रेसिपी है और ये उनका एक ट्रेडिशन है और उसे खाकर उसने क्या फील किया, जिस पर जॉनी ने जो फील किया था वो उसे बताती है और कहती है कि उसे खुद के ही अंदर से किसी लड़की की आवाज आ रही थी और फील हो रहा था कि जैसे वो लड़की बहुत देर से हेल्प मांग रही हो, जिस पर जॉनी हिल्डी से कहती है कि उसे सब कुछ सच जानना है और आखिर ये सब उसके साथ में हो क्या रहा है। और तब जाकर हिल्डी उसको बताती है कि इसको फॉरएवरिंग कहते हैं और ये एक प्रोफाउंड स्पेक्ट्रल एम्पैथी है, मतलब कि एक ऐसी शक्ति है जिससे कि वो दूसरों की फीलिंग्स को फील कर सकते हैं और जॉनी की पूरी फैमिली के अंदर ही ऐसी एबिलिटीज हैं। वो आगे बताती है कि वो एक तरह से मिमिक्स हैं, सरोगेट्स हैं और वो शेप शिफ्ट कर सकते हैं। एक तरह से ये पोजेशन रिवर्स फॉर्म में है। अब आगे चल के तो मैं आपको डिटेल में इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यही समझ लीजिए कि वो आम इंसान नहीं थे और उनके पास में कुछ एबिलिटीज भी हैं, जिसके अंदर वो शेप शिफ्ट कर सकती है, किसी का फेस ले सकती है, किसी को एज इट इज मिमिक कर सकती है, उनकी फीलिंग्स को भी फील कर सकती है और उनका ब्लड किसी पोर्टल की तरह एक्ट करता है जिसके पार एक इन्फिनिटी पूल है और इन चीजों को वो पास ऑन भी कर सकती है किसी को। लेकिन ऐसे ही नहीं, उसके लिए उनके भी कुछ लॉज होते हैं और यही रीजन था कि हिल्डी ये सब इतनी आसानी से फील कर पा रही थी, यानी कि जो जॉनी फील करती वो चीज वो भी फील करती थी। उसका ये कहना था कि जॉनी के पेरेंट्स के अंदर भी ये चीज थी जो कि अब उसके अंदर आ गई है और ये हेरेडिटरी नेचर है, तो बच्चे में शुरुआत से रहता है और 18th बर्थडे पर एक्टिव हो जाता है, इसलिए जीन ने उसे हिल्डी के पास भेज दिया। और ये केक की रेसिपी भी उनकी ट्रेडिशनल रेसिपी है जो कि किसी चीज को पूरी तरह से एक्टिव करने के लिए खाया जाता है। और पोजेशन इन रिवर्स का मतलब ये है कि जिस तरह पोजेशन के अंदर कोई सोल किसी की बॉडी ले लेती है, वैसे ही यहाँ पर उल्टा पोजेशन होता है जिसके अंदर वो लोग किसी का भी फेस और फीलिंग्स, आवाज कुछ भी ले सकती हैं। और अब आपको इन क्रीचर्स के बारे में काफी अच्छे से चीजें समझ में आ गई होगी, तो यहाँ पर अपनी कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। अब हिल्डी अपने बारे में बोलती है कि वो 2 बार मैरिड हुई है, मीन्स वो सेंचुरीज पुरानी है, जो कि अपनी शक्तियों की मदद से कभी भी बूढ़ी नहीं होती। और वो जॉनी से कहती है कि अब ये चीज उसके साथ हमेशा के लिए रहेगी। खैर अगले दिन जॉनी स्कूल जाती है और वो वॉशरूम में थी जहाँ पर एविलिन नाम की लड़की का पोस्टर लगा हुआ था और अब वो उसका फेस लेने लगती है और जो चीज एविलिन ने आखिरी बोली थी वो भी बोलती है और एविलिन को ही हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब यहाँ पर जॉनी की एबिलिटीज नहीं थी, तो वो बिना चाहे भी फीलिंग्स, फेसेस अडेप्ट कर रही है और प्रैक्टिस से ये चीज ठीक की जा सकती है। फिर वो जिसका चाहे फेस, फीलिंग्स वगैरह आसानी से ले पाएगी। तभी यहाँ पर वो 3 लड़कियां आती हैं जिनसे उसने पैसे लिए थे और रिपोर्ट उसने ठीक नहीं करी थी, तो वो वापस पैसे मांगती हैं, जिस पर जॉनी कहती है कि फिलहाल तो उसके पास में पैसे नहीं है, लेकिन वो उनको अलग तरह से पे कर देगी।
और वो तीनों मान भी जाती हैं। और यहाँ पर वो नोटिस करती हैं कि वो इवलिन की तरह ही स्मेल कर रही थी, और ऐसा क्यों है ये तो हम जानते हैं। खैर वो घर आती है और हिल्डी को बताती है कि उसका फेस चेंज हो रहा था, आवाज बदल रही थी, और वो उस लड़की की बॉडी को फील भी कर पा रही थी कि उसका खून निकाला जा रहा है। और उसे ये एबिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, क्योंकि उसके पास अब हाइपर एम्पैथी है, तो वो बहुत ही ज्यादा सुपर सेंसिटिव हो चुकी है, जो कि तुरंत ही दूसरों को फील कर लेगी, उनके पेन को भी। जिस पर हिल्डी उसको समझाती है कि ऐसा नहीं है, ये चीज उसे एज अ गिफ्ट मिली है, जिसे वो एक वेपन की तरह भी इस्तेमाल कर सकती है, बस उसे ये करना सीखना होगा, और खुद से क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ समझ जाएगी। और इसके लिए वो अकेले में थोड़ी बहुत कोशिश भी करती है और कुछ लोगों को फील और मिमिक भी करती है। लेकिन आपको एक चीज समझ में आई होगी कि शुरुआत वाली जो लड़की इवलिन है उसकी जान खतरे में है, क्योंकि उसका खून निकाला जा रहा था। वो गायब तो हुई थी, लेकिन यहाँ पर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब अगले सीन में वो उन दो लड़कियों के साथ में थी और वो किसी के घर से चोरी करके उनका कर्जा उतारने वाली थी। और यहाँ तीसरी लड़की अवाइवा नहीं आई थी, और अवाइवा के बारे में आपको याद होगा, वो कर्क के साथ गई है, और कर्क वही है जिसने शुरुआत में जॉनी को अवाइवा के बारे में बताया था कि वो उसे पसंद करता है। खैर अब उन दोनों को वो बाहर छोड़कर मास्क लगाकर घर के अंदर जाती है, लेकिन बाहर पुलिस वैन आ जाती है जिसके अंदर ऑफिसर स्टर्लिंग था, और उसे देखकर वो लड़कियां भाग जाती हैं, और वो जॉनी को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो उसको भी हर्ट करके भागती है। और इलेक्ट्रा का घर पास में था, तो वो उसको पहचान कर अपने घर के अंदर उसे बुला लेती है। और इलेक्ट्रा वही लड़की है जब जॉनी शुरुआत में स्कूल के अंदर आई थी और वो वॉशरूम में जाकर स्मोक कर रही थी। उन्होंने वहां पर आपस में बातें करी थी। अब रात को वो वहीं पर स्टे करती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करती थी, तो वो थोड़ी सी क्लोज आ जाती हैं। यानी कि यहाँ पर जॉनी के मन में लड़कियों की तरफ भी आकर्षण होता था। अब अगली सुबह वो दोनों बात करती हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रा का कर्क के साथ अफेयर था, जिससे कि वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी और उसे अबॉर्ट करना पड़ा। और वो जिस दिन उससे मिलकर लौट रही थी, उस दिन कोई आदमी उसका पीछा कर रहा था जिसने मास्क लगाया हुआ था, और वो उससे डरकर भागती है, जिसको लकीली ऑफिसर स्टर्लिंग की कार मिल जाती है और वो बच जाती है। अब वो दोनों ही एक चीज नोटिस करती हैं कि अवाइवा भी गायब है, जो कि आखिरी रात कर्क के साथ थी। बाकी लड़कियां भी गायब हुई थी, वो भी कर्क के साथ ही आखिरी रात देखी गई थी। और अभी इवलिन की बॉडी मिली है जिसकी आंखें निकली हुई थी, और इवलिन वही लड़की है जिसके बारे में जॉनी ने फील किया था, जिसका खून निकाला जा रहा था, और वो भी कर्क के साथ ही आखिरी देखी गई थी। खैर अब वो दोनों कर्क का पीछा करने लगती हैं, और इसी बीच बर्क को दिखाया जाता है, यानी कि स्कूल प्रिंसिपल को, जो कि हेयर विग्स वगैरह मंगवाता है और मार्सी से अपनी प्लास्टिक सर्जरी की बात करता है। जॉनी और इलेक्ट्रा कर्क का पीछा करती हैं, जो कि उनसे बात करता है, और वो खुद भी दुखी होकर बोलता है कि वो खुद परेशान है कि वो जिसके साथ भी डेट करता है बाद में वो लड़की गायब हो जाती है। और मुझे लगता है इलेक्ट्रा यहाँ पर काफी लकी थी जो कि बच गई थी। वो कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे उन लड़कियों की कोई लिस्ट रखता है जिनको वो डेट करता है, और अब वो लोग नया प्लान बनाती हैं कि अब जॉनी उसे डेट करेगी, जिससे वो पता लगा सकेंगे कि आखिर कौन उनका पीछा करता है और उनको गायब करता है। अब वो दोनों कार में बैठे हुए थे और इलेक्ट्रा दूर से ही नजर रख रही थी, लेकिन तभी स्टर्लिंग वहां पर आ जाता है, जो कि असल में कर्क का फादर है और मार्सी कर्क की स्टेप मदर है। तो वो उसे मार्सी के पास भेजकर खुद जॉनी को घर छोड़ने जाता है, लेकिन कार में उसके साथ वही परपेट्रेटर मींस वही मास्क पहना हुआ व्यक्ति होता है, जो कि शुरुआत में इवलिन को भी किडनैप कर रहा था और बाकी लड़कियों को भी किडनैप उसने किया था, जिसके लिए स्टर्लिंग काम करता है। अब जॉनी को होश आता है तो वो किसी फैसिलिटी में थी, और वो मास्क पहना हुआ पर्सन उसका खून निकालकर खुद को चढ़ा रहा होता है, और उसकी छाती पर कोई अलग सा ही मैकेनिज्म लगा हुआ था जिससे वो ब्लड अंदर जा रहा था। अब जॉनी उसे मिमिक करने लगती है, जिससे डर कर वो उसे बेहोश करके एक रूम के अंदर बंद कर देता है। वो होश में आती है और बेड से नीचे उतरती है, तो कुछ लड़कियां उसे अपने साथ नीचे खींच लेती हैं, और ये वही मिसिंग लड़कियां थीं। और अवाइवा भी वहां पर थी, जो कि बताती है कि ये आदमी उनका खून निकालता है और बॉडी पार्ट्स में निकाल रहा है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो ये चीजें खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा होगा, और इवलिन की आंखें भी इसलिए गायब थीं। जॉनी के पास यहाँ पर एक रास्ता था, और वो बेड पर अपने खून से वही पोर्टल बनाती है, और जब वो आदमी उसे चेक करने आता है तो वो उसे उस पोर्टल से उस इन्फिनिटी पूल में फेंक कर वापस आ जाती है। और सबसे बड़ी बात कि इन लोगों को ढूंढते हुए बाहर हिल्डी और एक लेडी आई थी, जहाँ पर वो लेडी उन्हें स्मेल की मदद से ढूंढ पाई, यानी कि वो भी इंसान नहीं है, इन्हीं कैटेगरी की है, यानी कि यही क्रीचर है। अब सभी लड़कियां बच तो गई थी, लेकिन हम उस आदमी को तभी उस पूल से बाहर आता हुआ देख पाते हैं, और ऐसा होना इम्पॉसिबल था इंसानों के लिए, यानी कि ये भी इंसान नहीं है, कोई और ही है। तभी हम जॉनी को उस लेडी के पास जाते हुए देखते हैं, और ये लेडी ही उसकी मदर है, जिसका नाम जीन है, जिससे वो कहती है कि उसने उसे क्यों छोड़ा, जिस पर वो कहती है कि वो हमेशा से उसके साथ ही थी। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के सबसे बड़े असली पत्ते। वो रिवील करती है कि वो असल में उसके ही फादर के रूप में हमेशा उसके साथ थी, यानी कि वही यहाँ पर उसका पिता है, या फिर ये कहें कि वो उसका रूप लेकर बैठी हुई थी। और जो हिल्डी से हमेशा बात किया करती वो इसकी माँ ही थी, यानी कि जॉनी की माँ।
और उसने अपनी शक्तियों को इस हद तक एनहेंस कर लिया था कि वो खाली मिमिक नहीं करती बल्कि अपने आप को हमेशा एक ही शेप के अंदर शिफ्ट कर सकती है। और वो उसके हस्बैंड से भाग रही थी जो कि उन दोनों को हेट किया करता था, और छुपने के लिए उसने शेप शिफ्ट ही करा था ताकि कोई भी उनको पकड़ ना पाए। अब अगले सीन में सभी लड़कियां स्कूल के अंदर थीं और यहाँ पर बर्क की चेस्ट ब्लीड करने लगती है जो कि काफी वियर्ड था, और ये चीज जॉनी ही करवा रही थी ताकि वो रियल कल्प्रिट को ढूंढ पाए। और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि स्टर्लिंग भी गायब हो चुका है। खैर अब जीन स्कूल आती है और वो बर्क को कार में रख लेती है, और अब जॉनी वहां पर आती है और अब वो उन दोनों पर अटैक करता है। और यहाँ पर ये भी रिवील होता है कि असल में वही जीन का हस्बैंड है। जी हाँ, यानी कि स्कूल का प्रिंसिपल तो है ही, लेकिन यहाँ पर वो साथ ही साथ उसका हस्बैंड और जॉनी का फादर भी है। और वो भी इन्हीं क्रीचर्स में से एक था जिसने खुद का पूरा रूप रंगी बदल लिया था, जो कि इसलिए लोगों को किडनैप करता है ताकि वो उनकी बॉडी पार्ट से खुद को चेंज करता रहे, कभी खुद का नया चेहरा तो कभी खुद के नए नए बॉडी पार्ट्स या फिर बदला हुआ बॉडी पार्ट, और ब्लड फीड करने और फंक्शन करने के लिए ऐसा वो करता होगा। या तो ये भी हो सकता है कि वो मर रहा होगा जिसके चलते उसने ऐसा किया होगा, या फिर कई लोगों की बहुत सारी ऑब्सेशंस भी होती हैं, उनको पूरा कर रहा होगा। अब जॉनी उससे लड़कर उसे खत्म कर देती है क्योंकि उसके पास में ज्यादा शक्तियां थी, और बिना देर करे उसका दिल निकाल लेती है। और आपको एक चीज और याद होगी कि जॉनी के कुछ टेस्ट हुए थे या कुछ सवाल जवाब हुए थे जहां पर हमको ये पता चला था कि उसके पास एक से ज्यादा दिल है। तो अब आपको समझ में आया होगा ऐसा क्यों है, क्योंकि वो इंसान नहीं कुछ और ही है। और हाँ, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो ये किडनैपर कोई और नहीं बल्कि इसी स्कूल का प्रिंसिपल बर्क था, जिसने स्टर्लिंग के साथ मिलकर ये सब किया ताकि कोई भी उस पर शक ना कर पाए। ऑब्वियस ही बात है कि अगर पुलिस आपके साथ मिली हुई है तो आप पर कोई भी शक नहीं करने वाला, वो सारे के सारे सबूतों को मिटा देगा। और नाम यहाँ पर किसका लग रहा था? नाम यहाँ पर कर्क का लग रहा था कि उसके साथ में जो लड़की डेट करती है वो गायब हो जाती है। और स्कूल का प्रिंसिपल बर्क कौन है? वो जॉनी के पिता हैं और जीन के हस्बैंड, जो कि मेरे हिसाब से इन सभी लड़कियों का खून और बॉडी पार्ट्स इसलिए भी निकाल रहे थे ताकि वो जॉनी और जीन के खिलाफ खुद को खड़ा कर पाए, उनसे लड़ पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। खैर मूवी के एंडिंग सीन में दिखाया जाता है जिसके अंदर सभी लड़कियां हिल्डी के घर पर थी और इलेक्ट्रा का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था और सभी ये केक खा लेती हैं। जी हाँ, और फाइनल शॉट में हम फुली ट्रांसफॉर्म जॉनी को देख पाते हैं जिसके बड़े बड़े दांत थे। और यहाँ पर बाकी जो लड़कियां थी ना, उन्होंने भी सेम केक खाया था, तो इसका मतलब उनके अंदर भी वो शक्ति आ गई होंगी किसी रिचुअल के जरिए। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी परपेट्रेटर फिल्म की कहानी। और हाँ, परपेट्रेटर मतलब होता है जो इंसान बहुत ही खतरनाक, इल्लीगल और इमोरल एक्ट करता है। बात करें कुछ थियोरीज वगैरह के बारे में तो यहाँ पर ज्यादा कुछ क्लियर तो नहीं है, लेकिन शायद से ये ड्रैकुला या फिर कोई एडवांस्ड रूप हो सकता है, या फिर री इमेजिन ड्रैकुला, या फिर डीमंस हो सकते हैं जो कि अर्थ पर ही रहते हैं, या फिर किसी तरह के सुपर नेचुरल बींग्स। और उनकी पावर और क्या है ये तो हम वैसे ही जान चुके हैं। और यहाँ पर उनकी और ज्यादा शक्तियां क्या हैं, वो कैसे काम आती हैं, ये अभी यहाँ पर पूरा बताया नहीं गया। लेकिन अंत में जो जॉनी के दांत निकलते हैं ना, उससे तो यही लगता है कि वो किसी वैम्पायर का रूप है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड का भी सीन था। ये लोग ब्लड भी कंज्यूम कर सकती हैं, ब्लड से बना हुआ केक भी खाती हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये एडवांस या फिर एनहेंस ड्रैकुला का रूप हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे डीमंस जो कि ब्लड कंज्यूम करते होंगे। लेकिन इतना है कि यहाँ पर ये कोई बुरा काम नहीं कर रहे थे और ऐसे यहाँ पर किसी को रैंडमली नहीं मार रहे थे, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये अच्छे भी हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट काफी अलग था, काफी डिफरेंट था, मुझे देखने में काफी मजा आया। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए